तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का जो साइंस है एनसीईआरटी, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चैप्टर 7 और चैप्टर 5 यानी कि 5 और जो 7 है इसका हम लोग आंसर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इसको बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछता है हमेशा के लिए। तो आप लोग वीडियो के एक बार देख लो और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी बताऊंगा। ठीक, तो चलो हम लोग चैप्टर 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 5 का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। क्या नाम है? जीवन की मौलिक इकाई। तो देखो यहाँ पे जो हमारा पहला सवाल बनता है तो वो सवाल है, क्या सभी कोशिकाएं आकार व आकृति के अनुसार एक जैसी दिखाई देती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, यानी कि सभी जो कोशिकाएं और आकार होती है उसकी आकृति एक जैसा दिखाई नहीं देता है। सारे जो कोशिका रहती है अलग अलग दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसा जो क्वेश्चन होता है ये एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है, इसीलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ये। तो एक बार वीडियो को पूरा देखो। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक समान दिखाई देती है? तो देखो इसका सिंपल सा उत्तर क्या है, इसका बहुत सिंपल सा उत्तर है कि सभी कोशिकाओं की मूल संरचना समान होती है, यानी कि जितनी भी कोशिका होती है उसकी जो मूल संरचना होती है वह समान होती है। ठीक है, जैसे कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस। ठीक है, ये सब क्या है? कोशिका के प्रकार है, तो इसको याद कर लेना है। ठीक है, लेकिन वनस्पति जंतु कोशिकाओं में कुछ भिन्न होती है, जैसे पौधे में कोशिका भित्ति और हरित लवक पाए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो क्वेश्चन होता है आप लोग लिख लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्या पादप के भिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि ये कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती है। जैसे जड़ की कोशिकाएं जल अवशोषण करती है, जबकि पत्तियों की कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण करती है। देखो क्वेश्चन का साफ साफ मीनिंग ये है, भिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिका में कोई अंतर होता है पादप में? तो जी जरूर होता है। कैसे होता है? क्योंकि ये अलग अलग सारा कोशिका का कार्य रहता है। जैसे जड़ का जो कोशिका रहता है वो क्या करता है, वहां से पानी का अवशोषण करता है, और पत्ती में जो कोशिका रहता है वो अपना खाना बनाता है, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो आ गया होगा समझ में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी कोशिकाओं में कुछ सामान्य अंग होते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्मा और केंद्रक। इसके अलावा सभी कोशिकाएं जीवन की मूल इकाई होती है, यानी कि जितनी भी कोशिकाएं होती है क्या होती है? जीवन की मूल इकाई होती है, और जीवन की सभी क्रियाएं इन्हीं में होती है। और जितनी भी क्रियाएं होती है सब में क्या होता है? कोशिका झिल्ली में होती है और साइटोप्लाज्मा या फिर केंद्रक में ही होता है। ठीक है, तो आगे होगा समझ में। अभी और प्रश्न है, मैं आपको बीच में बताऊंगा कि कौन सा एग्जाम में इस बार पूछा गया था, यानी कि अगले बार के एग्जाम में कौन सा पूछा गया था। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ठीक, कोशिका की खोज किसने और कैसे की? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BVI। ठीक है, तो ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना दोस्तों, तो ये एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको आप लोग एकदम रट ही लेना। देखो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। तो 1665 में पूछता है कि कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में लगाया था। उसने कोशिका की कोर्ग की पतली काट में अनकट सूक्ष्मदर्शी से देखा था। ठीक है, तो पूछेगा, इतना डीपली नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछता है कि खोज किसने किया था। तो आपको बस यहाँ से यहाँ तक याद करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कोशिका के जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो बताइए क्यों कहते हैं? तो इसका सिंपल सा उत्तर है,
अनेक जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। ठीक है, अनेक जीवों का शरीर कितने कोशिका का बना होता है? एक कोशिका का बना होता है। जैसे अमीबा बहुकोशिकीय जीवों का शरीर अनेक कोशिकाएं होती है, भिन्न कार्य करती है। यानी कि जो अमीबा होती है वो क्या है? एक बहुकोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक बहुकोशिकीय जीव है। उसका जो शरीर रहता है अनेक कोशिकाएं होती है। अमीबा का जो शरीर बना होता है उसमें बहुत ही ज्यादा कोशिका होती है, यानी और सारा कोशिका क्या करती है? अलग अलग कार्य करती है और अलग अलग अंगों का निर्माण भी करती है। ठीक, एक कोशिकीय जीव की सभी जैविक प्रक्रिया एक ही कोशिका में होती है। बहुकोशिकीय जीवों में प्रत्येक कोशिका मूलभूत जैविक प्रक्रिया करती है, जैसे श्वसन, प्रोटीन बनाना और आदि। अतः कोशिका जीव के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो आ गया समझ में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। तो देखो इसका उत्तर है, सिंपल सा उत्तर है। तो इसको आप लोग लिख रहे हो ना, ठीक है, इसको लिख लेना, बहुत ही ज्यादा काम देने वाला है ये, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है यार, एकदम सेम टू सेम पूछता है, एकदम ऐसे ही। ठीक है, कुछ अलग नहीं पूछता, एकदम सेम टू सेम टू कॉपी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एकदम लिख डालो। ठीक है, इतने आंसर लिखोगे पूरा मार्क्स मिलेगा। CO2 की क्षमता यानी कि CO2 की सांद्रता जब कोशिका में उच्च हो जाती है, विसरण द्वारा ये कोशिका से बाहर निकल जाते हैं। और जब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता निम्न होती है तो बाहर से यह कोशिका में आ जाती है। जल के अणु परासरण के कारण कोशिका की वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाती है। ठीक है, तो एकदम सेम टू सेम ऐसे ही पूछता है एग्जाम में। ठीक, कुछ अलग नहीं पूछता है, इसलिए यहाँ से एकदम लिखो, फटाफट लिखो, वीडियो को पूरा देखो ताकि सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो बताओ क्यों कहते हैं। तो इसका सिंपल सा उत्तर है, देखो प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को तो कोशिका के अंदर वो बाहर आने देती है, परंतु कुछ पदार्थ को ना तो अंदर आने देती है और ना ही बाहर जाने देती है। ठीक, इसलिए हमें चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसका मतलब मैं आपको अगर समझाऊं तो ये है कि जो प्लाज्मा झिल्ली बोलता है कि प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को तो कोशिका के अंदर वो बाहर आने देती है, यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली रहती है वो कोशिका को क्या करने देती है? कुछ को अंदर और कुछ को बाहर जाने देती है। ठीक है, कुछ को अंदर और बाहर आने देती है, परंतु कुछ पदार्थ को ना तो अंदर आने देती है यानी कि कुछ को बाहर भी नहीं जाने देती है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? पारगम्य झिल्ली कहेंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल सा उत्तर है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या आप दो ऐसे अंगकों का नाम बता सकते हैं जिसमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो देख एकदम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था अगले बार, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लेस्टिड। ठीक है, हो सके तो इसके बारे में भी आप लोगों को लिखना पड़ सकता है अगर वहां पे कुछ और पूछ दिया तो। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? इसका क्वेश्चन का मतलब है यदि कोशिका का जो संगठन रहता है, ठीक है, ऐसे जुड़ा रहता है ना कोशिका, तो उसका जो संगठन रहता है किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण क्या हो जाता है? वो नष्ट हो जाता है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। कैसे? यदि कोशिका संगठन नष्ट हो जाता है तो कोशिका अपने कुछ आधारभूत कार्य यानी कि श्वसन, पोषण और उत्सर्जन आदि नहीं कर सकती। ठीक है, तो देखो हम लोग का जो इतना बड़ा शरीर है, हम लोग का सब जगह अलग अलग कोशिका है। ठीक है, श्वसन में अलग है, पोषण में अलग है और सर्जन में भी अलग अलग कोशिका कार्य करता है, सबका अपना अपना काम है। लेकिन प्रोटीन का निर्माण नहीं कर सकती है, और प्रोटीन का भी जब निर्माण नहीं होगा, ना श्वसन करेगा, ना पोषण करेगा, ना उत्सर्जन करेगा, ना ही प्रोटीन बनाएगा, तो इसका क्या बनेगा? बताओ क्या होगा?
हमारा शरीर ढीला पड़ जाएगा या फिर हम लोग मर भी सकते हैं। वही बोला है कि जीव के समस्त कार्य एक जाएंगे यानी कि रुक जाएंगे और जीव की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो कोशिका का जो काम है वो बहुत सरल है, यानी कि उसको करना ही पड़ेगा और आप लोग का भी काम है पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 11, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो बताओ यहाँ पे क्यों कहते हैं। देखो, जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम अपनी ही कोशिका को खो या फिर पचा लेते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहते हैं। इसका मतलब है जब कोशिका नष्ट होती है यानी कि वो मर जाती है या फिर अलग हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। जब हमारा कोशिका अलग हो जाएगा तो क्या होगा, लाइसोसोम फट जाएगा। तभी ना, देखो कहीं भी हम लोग अगर चोट लगेगा, ठीक है, कहीं भी अगर चोट लगेगा तो क्या होगा, सोचना कि यहाँ पे कोशिका फट गया है, ठीक है, और लाइसोसोम यानी कि फट गया है लाइसोसोम, ब्लड निकलने लगेगा। तो वही बोला है कि एंजाइम अपनी ही कोशिका को खो या फिर पचा लेते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहते हैं। ये खुद को ही खा लेता है। ठीक, और हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? बताओ कहाँ पे होता है? तो इसका उत्तर है प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। कहाँ पे होता है? राइबोसोम पर। तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये भी बहुत ही ज्यादा बीवीआई प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? राइबोसोम में होता है, ये याद होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे बुक के अभ्यास से प्रश्न उत्तर, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में तुलना करो। इधर है पादप कोशिका, इधर है जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका का पहला पॉइंट है कि पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में क्या होती है? सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। और जंतु कोशिका का पहला पॉइंट है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो ये चीज याद होना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। किसमें? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, ये चीज याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा है, इसमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती है। रिक्तिकाएं का मतलब होता है कि खाली स्थान होता है, ठीक है। किसमें? पादप कोशिका में क्या होती है? रिक्तिकाएं होती है, यानी कि खाली स्थान होता है। इसमें रिक्तिकाएं नहीं होती है या बहुत छोटी होती है, ठीक। अगला पॉइंट है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। पादप कोशिका में क्या नहीं होता है? सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसमें सेंट्रोसोम होता है। और जंतु कोशिका में क्या होता है? सेंट्रोसोम होता है, ठीक। आगे होगा समझ में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है? तो बताओ किस प्रकार भिन्न है? तो एकदम बारीकी से समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग, ठीक। इसका आकार बड़ा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसका आकार क्या होता है? बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। यूकैरियोटिक मीन्स बड़ा और प्रोकैरियोटिक मीन्स छोटा। इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो ये चीज याद होना चाहिए, ठीक। अगला दूसरा पॉइंट है, केंद्रक द्रव केंद्रक द्वारा घेरा है, यानी कि केंद्रक द्रव जो होता है केंद्रक के द्वारा घेरा रहता है, ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या करता है? केंद्रक क्षेत्र केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। तीसरा पॉइंट है, एक से अधिक गुण सूत्र होते हैं। यूकैरियोटिक में क्या होता है? एक से ज्यादा गुण सूत्र होता है और प्रोकैरियोटिक में एक मात्र गुण सूत्र होता है। प्रोकैरियोटिक में एक मात्र गुण सूत्र, ठीक। अगला पॉइंट है, केंद्रिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है? केंद्रिका पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं पाया जाता है, ठीक। पांचवा पॉइंट है, झिल्लियों से बने कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्लियों से बने क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग। और पांचवा पॉइंट इधर प्रोकैरियोटिक में झिल्लियों से बने कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है, कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों विधियों से होता है। और इधर अगला पॉइंट है, कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। और हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो जितने भी प्रश्न हैं सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको याद करने बोल रहा हूँ, ठीक है।
अगला पॉइंट देखो, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो क्या होगा? तो बताओ क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली टूट जाता है फिर फट जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? देखो, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का एक बाहरी आवरण है। प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वो कोशिका का क्या है? ऊपरी भाग में रहता है। कहाँ पे रहता है? ऊपरी भाग में, सबसे बाहर में, जो कोशिका के आंतरिक पदार्थों को बाहरी वातावरण से अलग करती है। इसकी प्राकृतिक अर्धपारगम्य होती है। यदि यह फट जाती है तो कोशिका का आंतरिक पदार्थ बाहरी वातावरण से मिल जाएगा तथा चयनात्मक कार्य समाप्त हो जाएगा। अब मान लो मेरा स्क्रीन में देखो, मेरा स्क्रीन देखो यहाँ पे, ठीक है, इधर देखो स्क्रीन, मान लो यहाँ पे फट गया तो ठीक है, फट गया तो ये प्लाज्मा झिल्ली जो होता है ना, प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? कोशिका का बाहरी आवरण है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली, उसके बाद अंदर में रहता है कोशिका। तो अगर प्लाज्मा ये फट जाता है तो ये बाहरी वातावरण में आ जाएगा। कौन आ जाएगा? कोशिका बाहरी वातावरण में आ जाएगा, जिससे वो नष्ट हो सकता है, फिर फट सकता है। तो वही बोला है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? बताओ क्या होगा? यदि कोशिका में गोल्जिकाई न हो तो अर्ध यानी कि अंतद्रवी जलिका में बने पदार्थों का कोशिका के अंदर व बाहर आवश्यक भागों का हस्तांतरण बंद हो जाएगा और लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा, जिसमें बहुत से एंजाइमों व हार्मोनों का निर्माण नहीं होगा, जिससे कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन नहीं होगा। इन सबसे कोशिका का जीवन कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि जलिका में जो पदार्थ रहता है कोशिका के अंदर, ठीक है, वो हस्तांतरण बंद हो जाएगा। ठीक, हस्तांतरण बंद हो जाएगा और बहुत सा एंजाइम और हार्मोन जो रहता है उसका निर्माण नहीं होगा। हार्मोन और एंजाइम का जो निर्माण होगा वो नहीं होगा और कोशिका से गंदा पदार्थ निष्कासन नहीं कर पाएगा, यानी कि बाहर भी नहीं कर पाएगा। इन सब में कोशिका का जीवन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों है? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, जहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है, हम लोग का ऊर्जा जहाँ पे आता है वहीं पे ना हम लोग बिजली घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बिजली घर ही ना बोलते हैं। तो जहाँ से हमको ऊर्जा मिलेगा वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? बिजली घर। जो एटीपी के रूप में एकत्र होती है, ठीक है, वो जो वहां से बिजली बनाता है उसको इस रूप में एकत्र करता है, एटीपी के रूप में एकत्र करता है। ठीक, यह ऊर्जा बहुत सी जैविक प्रक्रिया में काम आती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना ही चाहिए किसी भी हालत में। अब लोग देखते हैं अगला प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 6। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? बताओ कहाँ पे होता है? तो ये जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको तो इसका उत्तर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले लिपिडों और प्रोटीन का संश्लेषण अंतर्द्रवी जलिका में होता है। कहाँ पे होता है? अंतर्द्रवी जलिका में। यानी कि कोशिका झिल्ली का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है? निर्माण लिपिड और प्रोटीन में। उसका जो संश्लेषण होता है वो होता है अंतर्द्रवी जलिका में। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, VVI इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? ये बिल्कुल पूछ सकता है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखो। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में रसधानियां होती है। ठीक है, अमीबा की कोशिका में क्या होती है? रसधानियां होती है। इसमें से एक खाद्य पदार्थ रिक्तियां होती है। क्या होती है? रिक्तियां। खाद्य पदार्थ का रिक्तियां का मतलब होता है कि खाली स्थान। ठीक है, ऐसे खाली स्थान होता है।
खाद्य रसधानियां भोजन से भरी होती है, और खाद्य रसधानियां क्या होती है, भोजन से पूरा भरा पड़ा रहता है। इसमें अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है, और इसी में क्या करता है, इसे अमीबा अपना भोजन को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, परासरण क्या है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में पूछता है। यहाँ पे पूछता है लॉन्ग टाइप में। ठीक है, लॉन्ग टाइप में पूछता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्णनात्मक पारगम्य में झिल्ली द्वारा पानी के अणुओं की उच्च सांद्रता क्षेत्र निम्न सांद्रता क्षेत्र की तरफ गति को परासरण कहते हैं। यानी कि जो पारगम्य झिल्ली होती है उसके द्वारा जो पानी का अणु का उच्च सांद्रता, ठीक है, उसके अंदर जो पानी रहता है, पारगम्य झिल्ली का जो अणु रहता है, पानी का अणु उच्च सांद्रता क्षेत्र, ठीक है, और निम्न सांद्रता क्षेत्र की तरफ गति को परासरण कहते हैं। पानी की गतिज इसमें धुले हुए पदार्थों पर निर्भर करती है। पानी की गतिज किस पर निर्भर करती है, पारगम्य झिल्ली पर धुले हुए पदार्थ पर। ठीक है, तो ये चीज आपको याद हो जाना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 7। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7, जो कि है गति। ठीक है, यहाँ से भी जितने भी है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखो। ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊंगा कौन कौन सा आपको पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक कर दो यहाँ पे। तो देखो, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, एक वस्तु के द्वारा क्या किया गया, चलो कुछ दूरी तय किया गया, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ, तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो चलो समझाता हूँ। देखो, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, इसका क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल, विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। लेकिन अब समझाता हूँ, विस्थापन शून्य हो सकता है यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर एक पूर्ण चक्कर के लिए गति करता हो, तो उसके लिए गति का प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु एक ही होता है, अतः विस्थापन शून्य होता है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का क्या होता है, सेम ही रहता है उसका गति, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन शून्य। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न में क्या है हमारा, चाल और वेग में अंतर बताइए। ठीक है, चाल और वेग में अंतर बताइए। तो देखो यहाँ पे चाल और वेग में अंतर, इधर है चाल, इधर है वेग। पहला पॉइंट, चाल की दूरी परिवर्तन की दर की चाल कहते हैं। दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। वेग, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहेंगे। विस्थापन में जो परिवर्तन होगा उसमें क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। चाल एक अदिश राशि है, पूछता है सीधा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। गतिमान वस्तु का चाल शून्य नहीं होता है, गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है। चाल, दूरी में परिवर्तन से चाल में परिवर्तन होता है। दूरी के परिवर्तन से क्या होता है, चाल में परिवर्तन होता है। और वेग, वेग में परिवर्तन विस्थापन की मात्रा या दिशा परिवर्तन के कारण हो सकता है। वेग का परिवर्तन कैसे होगा, दिशा का परिवर्तन और दिशा के परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, मात्रा का या फिर दिशा का परिवर्तन के कारण। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है। तो इसमें से हम लोग सब नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं, 8 और 9 को देख लेंगे। ठीक है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं, जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, किंतु इसमें त्वरण का मान शून्य है। इसका मतलब है कि यह वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, किंतु इसका त्वरण का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे लास्ट प्रश्न, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है? तो बताओ क्या होती है। यह क्षेत्रफल वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में
कुल चली गई दूरी के बराबर होता है। कितना होता है? कुल चली गई दूरी के बराबर। यानी कि यह क्षेत्रफल वस्तु के द्वारा दिए गए समय जो होता है, यानी क्षेत्रफल के और वस्तु के द्वारा जो दिया गया क्या होता है? समय होता है। उसी अंतराल में कुल चली गई दूरी के बराबर होगा। क्या होगा? वेग समय का ग्राफ। ठीक है, तो यहीं पे अब रहने देते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।